तो हेलो गाइस, स्वागत है आपको अपना ही चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का लास्ट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट करता है कि द टोटल मोमेंटा रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोलोशन प्रोवाइडेड नो चेंज इन मोमेंटम। मतलब कि जो टोटल मोमेंटा अब देखिए, इसको पढ़ने से पहले हमें पहले पढ़ना पड़ेगा मोमेंटा और मोमेंटम में क्या डिफरेंस होता है। तो मोमेंटा और मोमेंटम में डिफरेंस होता है कि जो मोमेंटा होता है वो प्लूरल होता है और जो मोमेंटम होता है वो सिंगुलर होता है। सिंगुलर मतलब अगर दो मोमेंटम मिलेगा ऑब्जेक्ट का तो वो मोमेंटा बनेगा। और मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी को कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम सिंगुलर होता है, मोमेंटा प्लूरल होता है। तो क्या बोल रहा है कि द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोलोशन। मतलब जब कोई कोलोशन होगा, जैसे यहाँ पे देखिए कोई एक कोलोशन हो रहा है तो यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट है, तो ये बोल रहा है द टोटल मोमेंटा रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोलोशन। मतलब इसका मोमेंटम तो जब प्लूरल होगा मोमेंटम तो मोमेंटा बनेगा। तो इसका मोमेंटा बिफोर कोलोशन इस दोनों का मोमेंटा के बराबर होगा, क्योंकि ये बोल रहा है तो ये दोनों का मोमेंटा जब कोलोशन होगा तो कांस्टेंट रहेगा। तो ये बोलता है कि द टोटल मोमेंटा रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोलोशन प्रोवाइडेड नो चेंज इन मोमेंटम। तो इसे अब हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि सपोज टू ऑब्जेक्ट्स को बॉल में ले लिया और बॉल का नाम दे दिया ए एंड बी और दोनों का मास है, बॉल ए का मास m है और बॉल बी का मास mb आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो ये ए बी बॉल है, इसका मास m है, इसका मास mb है, जो कि कहाँ ट्रैवल हो रहा है? अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट डिफरेंट वेलोसिटीज। मीन्स स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल हो रहा है पर दोनों का वेलोसिटी अलग है। जैसे कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था जिसका मास ma था उसका वेलोसिटी u a है, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट था जिसका मास mb था उसका इनिशियल वेलोसिटी mb है। ये बोल रहा है स्ट्रेट लाइन डिफरेंट वेलोसिटीज विथ ua एंड b रिस्पेक्टिवली एंड देयर आर नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन देम। और क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पर नहीं लग रहा है। मतलब वो जो सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम है जहाँ पे नो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। फिर बोल रहा है लेट यू ए ग्रेटर देन यू बी and two balls collide with each other as shown in 9.4। मतलब कि क्या बोल रहा है कि जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है यू ए फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वो अधिक है सेकंड ऑब्जेक्ट का। तो अगर इसका वेलोसिटी ज़्यादा है इससे, जब ये ट्रैवल करेंगे तो इसका स्पीड ज़्यादा होने के कारण, वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण ये से टकराएगा। तो यहाँ पे जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो यहाँ पे वो दोनों टकरा गए। During collision, which lasts for a time t, the ball A exert a force on AB and ball at the ball B exert a force BA on ball A। अब क्या बोल रहा है कि जब कोलोशन होगा AB एक टाइम t में कोलोशन होगा, तो जब कोलोशन होगा तो A B पे फोर्स लगाएगा, B A पे फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। अगर ये इस पे फोर्स लगाएगा तो सेम मैग्नीट्यूड का ये फोर्स इस पे लगाएगा। तो जब कोलोशन होगा तो फोर्स लगाएगा ए बी पे और बी ए पे। कोलिशन के बाद होगा उसका जो वेलोसिटीज़ बदल जाएंगे और उनका वेलोसिटीज़ हो जाएगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो जाएगा भी ए और इसका सेकंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो जाएगा भी बी। क्योंकि लेकिन मास दोनों का चेंज नहीं होगा, क्योंकि मास तो कभी चेंज नहीं होता है। तो इसी को देखिए, जैसे टू ऑब्जेक्ट लिए हम लोग भी, टू ऑब्जेक्ट लेट इट एज एम ए एंड बी, इसका मास है एम ए, इसका मास है एम बी, आर ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। इसका स्पीड ले लिए यू ए एंड इसका इनिशियल वेलोसिटी बी। जब ये दोनों में ट्रैवल करेंगे व्हेन यू ए, जब यू बी से बड़ा है, जब इसका वेलोसिटी इसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी सेकेंड वेलोसिटी से ज़्यादा है तो वो कोलोशन होगा। तो जब कोलोशन होगा इन दोनों का एम ए एम बी, जब कोलोशन होगा इन टाइम टी में
तो एक फोर्स लगाएगा, कौन, फोर्स ए बी पे लगाएगा, और सेम थर्ड लॉ के द्वारा एक फोर्स लगाएगा, फोर्स बी ए पे लगाएगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ यही कहता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट द अनदर ऑब्जेक्ट आल्सो एक्सर्ट ए फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट। जब कोलोशन के बाद इन दोनों का जो वेलोसिटीज हो जाएगा चेंज हो जाएगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट है एम ए एंड एम बी, अब इसका वेलोसिटी फर्स्ट ऑब्जेक्ट का हो गया भी ए और सेकंड ऑब्जेक्ट का हो गया भी बी, पर मास नहीं बदलेगा। मास क्योंकि कहीं भी जाए मास नहीं बदलता है, वेट बदलता है, मास नहीं। तो ये हो गया। अब तो हम लोग ने ये देखा कि दो ऑब्जेक्ट था जिसका ए एंड बी, जिसका मास था एम ए एंड एम बी, और उनका वेलोसिटी था यू ए एंड यू बी। जब यू ए का वेलोसिटी यू बी से ज़्यादा है तो ज़्यादा हुआ था तो उसमें कोलोशन हुआ एक टाइम टी में। जब कोलोशन हुआ तो एक ऑब्जेक्ट ए बी पे फोर्स लगाएगा। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगाएगा तो सिमिलरली दूसरी ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। ये कहता है न्यूटन से थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ के द्वारा जब ए ने बी पे फोर्स लगाया तो सिमिलरली द सेम फोर्स बी ए पे लगाया। जब उन दोनों में कोलोशन हुआ तो उनमें मास में तो चेंज नहीं आया, क्योंकि मास कभी चेंज नहीं होता, लेकिन उनका वेलोसिटीज बदल गया, जो हो गया भी ए एंड भी बी। अब देखिए, अब हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि जो मोमेंटा होगा ये कोलोशन और बिफोर कोलोशन और आफ्टर कोलोशन इक्वल होगा या नहीं। तो उसके लिए हमें इन दोनों का में चेंज पता करना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज कितना था। अगर दोनों का इक्वल आया तो उसमें मोमेंटा क्या हो जाएगा, मोमेंटा जो होगा कंजर्व्ड हो जाएगा। अगर नहीं आया तो मोमेंटा कंजर्व नहीं होगा। तो देखिए उसके लिए हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा। तो मोमेंटम आप जानते हैं क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अब ये तो हमें पता है कि जो मोमेंटम का फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अब हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटा देखेंगे क्या होता है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटा किस कहते हैं, प्लूरल फॉर्म ऑफ मोमेंटम। तो इसका मोमेंटम क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का पहला मास एम ए और इसका जो पहला वेलोसिटीज था यू ए, एंड जब कोलिजन के बाद इसका क्या हुआ, जो मास था तो वो तो सेम है एम ए, पर वेलोसिटी किस में बदल गया, भी ए में, तो भी ए। और जो सेकंड ऑब्जेक्ट था, सेकंड ऑब्जेक्ट का देखिए मास था एम बी, तो मास एम बी और जो इनिशियल वेलोसिटी था यू बी। और जब कोलोशन हुआ तो उसमें तो मास नहीं बदला लेकिन वेलोसिटी बदल गया, जो भी में चल गया बी में, तो एम बी। अब देखिए, अब हमें पता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ, जब ए ने बी पे फोर्स लगाया तो सिमिलर फोर्स बी ने ए पे लगाया, पर डायरेक्शन अलग था इसीलिए माइनस में किए। तो इसमें भी वही होगा। अब देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें अब हमें निकालना है मोमेंटा, पता करना कंजर्व्ड हुआ या नहीं। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा चेंज इन मोमेंटा। तो इसमें देखिए चेंज क्या आएगा, एम ए भी ए माइनस एम ए यू ए। पहले हम लोग फर्स्ट ऑब्जेक्ट का ले रहे हैं, तो फिर उसके बाद रेट ऑफ चेंज, क्योंकि रेट ऑफ चेंज, ये रेट ऑफ चेंज हम लोग क्यों लिए, क्योंकि वहाँ जो कोलिजन हुआ था एक टाइम में हुआ था, टाइम दिया हुआ था, तो इसीलिए हमें रेट ऑफ चेंज। तो एम ए भी ए माइनस एम ए यू ए बाई टी। तो इसका क्या आ जाएगा, एम ए भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, एम ए भी ए माइनस यू ए बाई टाइम। और जब सेकंड ऑब्जेक्ट का निकालेंगे हम लोग तो कैसे निकलेगा, देखिए पहले हम लोग चेंज निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एम बी भी बी माइनस एम बी यू बी। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे रेट ऑफ चेंज निकाल देते हैं, क्योंकि वहाँ टाइम में हुआ तो रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो बाई टी निकाल दें, सीधे क्या आ जाएगा, एम बी तो दोनों में सेम है तो भी बी माइनस
UB/T। ये मेरा निकल गया। तो न्यूटन के थर्ड लॉ से हम लोग देखें कि जब ए ने बी पे लगाया तो सेम फोर्स बी ने ए पे लगाया। अब इसी को आगे करने पे हम लोग क्या मिला कि टाइम तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों का में सेम टाइम लगा था, तो टाइम ये ख़त्म कर दे। तो इसको क्या करेंगे, एम ए, जब इसको करेंगे तो एम ए बी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू, ये माइनस में है तो एम बी भी बी माइनस में माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, तो एम बी यू बी। अब इसको उधर ले जाएंगे, मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, एम ए भी ए माइनस है तो इधर आएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस एम बी भी बी इज इक्वल टू, ये क्या एम बी यू बी। इस अगर u को इनिशियल वेलोसिटीज़ वाला को एक साथ ले जाते हैं तो ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा एम ए यू ए। इससे हमें क्या पता चला, इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि जो ये v कब हुआ था, u था इनिशियल वेलोसिटी जब बिफोर कोलिजन का था, ये था इनिशियल जो बिफोर कोलिजन हुआ था, मतलब कोलिजन होने से पहले का था, और ये आफ्टर कोलिजन का था जो v में v में बदल गया था। तो जो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन ये दोनों बराबर आ गए, ये दोनों इक्वल हैं, इससे हमें क्या पता चला कि जो टोटल मोमेंटा था, टोटल मोमेंटा जो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन चेंज जो हुआ वो बराबर था, उनमें कोई चेंज नहीं आया। द टोटल मोमेंटा रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे भी वो दोनों का मोमेंटा कांस्टेंट है ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोलिजन। और इससे हम प्रूफ करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की मोमेंटा कोलिजन से पहले और बाद कांस्टेंट है, सेम ही है। थैंक यू गाइस। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आ गया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।